हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे और इंडिया से बाहर जो अदर कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं उनसे हमने क्या क्या चीजें बोरो करी हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में करेंगे। हमें आइडिया कहाँ से मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने का, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ constitution that outlines the framework for governance in a country। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस, क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस इन अ कंट्री। हमारी कंट्री में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक फ्रेमवर्क, एक डिजाइन, या फिर ये कह सकते हैं एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। किसे आउटलाइन प्रोवाइड करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि क्रिएट करता है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए, या फिर कह सकते हैं हम सिंपली कि उसको कैसे ड्राफ्ट किया गया है। इन सारी चीजों में हम ये देखेंगे कि उसको कैसे ड्राफ्ट किया गया है, उसको किस टाइप से बनाया गया है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसका फ्रेमवर्क कैसा है, एक बॉर्डर लाइन या फिर एक आउटलाइन उसको हमने दी है। डिजाइन, डिजाइन का मतलब डिजाइनिंग नहीं, उसको किस मेथड से बनाया गया है, किस टाइप से बनाया गया है, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कि देखिए, जैसे ये हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जा रहा था उस टाइम कुछ ऐसे महान या फिर ग्रेट लीडर थे, जैसे लाइक महात्मा गांधी या आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अम्बेडकर, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। तो इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ फ्रेमवर्क है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला है, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो क्या है, क्यों बनाया गया, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे हम, और इसके बाद हमें पता चलेगा कि उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है, These rules are not just for the people। ये जो रूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, बट फॉर द गवर्नमेंट्स एज वेल। जैसे ये रूल्स हमारे लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही सेम हमारी गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ऊपर लिमिट्स लगाई है या हमारे ऊपर सिर्फ रूल्स लगाए हैं, नो, उसने एज इट इज जैसे हमारे ऊपर रूल्स लगाए हैं, सेम एज इट इज हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी लगाए हैं रूल्स। दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी डेमोक्रेसी। ये एक फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है, एक फाउंडेशन क्या है, कहाँ पर, एवरी डेमोक्रेसी, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। In this chapter constitutional design we explore why constitution are essential। देखो, इस चैप्टर के अंदर constitutional design जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या एक्सप्लोर करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल क्यों है, एंड हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया है। वी विल डाइव इनटू क्वेश्चन, हम इन सारे क्वेश्चन को डीपली ढूंढेंगे। लाइक हु क्रिएट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने बनाया, किसने क्रिएट किया, ठीक है। व्हाट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाउ दे कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग टाइम्स, इसका चेंजिंग टाइम्स क्या है, हमने कहाँ से इसको अडॉप्ट किया है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो कहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है, ये सारी चीजें थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें मेन टॉपिक है आपका साउथ अफ्रीका।
एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने साउथ अफ्रीका का लिया है कि उसके थ्रू हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और क्यों जरूरी है इसको भी हम इसमें ही समझेंगे। साउथ अफ्रीका जर्नी टू डेमोक्रेसी, वी विल सी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफॉर्म नेशन, नेशन टू नेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। फाइनली वी विल टर्न आवर अटेंशन टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम अब मूव होके या टर्न होके आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल दैट शेप द लाइफ्स ऑफ सिटीजन। और हम ये देखेंगे कि उन्होंने लोगों की लाइफ को कैसे गाइड किया है, कैसे प्रिंसिपल बनाए हैं, शेप कैसे दी है, एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ की वो कैसे फंक्शन है उसके, कैसे वो गवर्नमेंट हमारी काम करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो कि इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना। इन जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंट्रो में ही कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का एक सेट है। किसका सेट है? रिटन रूल्स का। जो रूल्स है वो रिटन में लिखे गए हैं और उसी की बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। और इस रूल्स को सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, जो लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। देखिए कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा जब तक कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो रूल्स तो बनाए जाते हैं, अब रूल्स को लोग अगर फॉलो ना करें तो क्या वो रूल माने जाएंगे? नहीं। जब उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है तभी तो वो जाके रूल्स बने हैं। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स को लोगों ने एक्सेप्ट किया है जो लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है that determines the relationship among citizens and also between the citizens and government। और इस पे इस सुप्रीम लॉ में सिटीजन्स और गवर्नमेंट इन दोनों के रिलेशन की बात की गई है कि कैसे लोगों का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ अच्छा बनता है, कैसे दोनों में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है लोगों में और लोगों के गवर्नमेंट में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करती है, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है, जिससे जो लोगों का भरोसा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर रहे। अगर किसी भी कंट्री में अगर लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है तो फिर वहां की गवर्नमेंट बेकार है। और अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट डेमोक्रेसी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं अपार्थाइड का। ये साउथ अफ्रीका का है एक एग्जांपल कि साउथ अफ्रीका में कैसी सिचुएशन थी, वहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था। अगर था तो फिर ये कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई वहां पर, अगर नहीं था तो क्या था जिसकी वजह से उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो उससे उस चीज को समझने से पहले हमें वहां की सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की सिचुएशन क्या थी। ठीक है, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक to South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. apartheid एक सिस्टम है। ठीक है, अपार्थाइड क्या है? एक सिस्टम का नाम है रेसिकल सिस्टम। रेसिकल सिस्टम क्या होता है? जिसमें रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रेस वो भागने वाली रेस नहीं, रेस का मतलब नस्ल भेद। नस्ल भेद का मतलब आपको स्किन कलर के बेस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। जैसे आप व्हाइट हो या आप ब्लैक हो तो इसके बेस पे आपके साथ क्या किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ब्लैक है और ये आप कलर्ड, इसको कलर्ड बोल सकते हैं, और ये है आपका व्हाइट। तो इनमें जो क्या है, स्किन कलर के बेस पर उनके साथ क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में
रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन की जो सिचुएशन है उसको फेस करनी पड़ रही थी। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल, और यहाँ पे जो सिस्टम था फिर वो डिवाइड हो गया था, या फिर कह सकते हैं लेबल्ड हो गया था। देन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे सर? स्किन कलर के बेस पे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, लोगों को स्किन कलर के बेस पे डिवाइड कर दिया गया था। गोरो या फिर व्हाइट्स को अलग कर दिया गया, ब्लैक्स को अलग कर दिया गया, और जो कलर्ड थे उनको अलग कर दिया गया। अब देखिए कलर्ड, कलर्ड का मतलब क्या? जिसका ब्लू ग्रीन रेड कलर हो? नो, जिसका अलग हो, हमारे सबके जैसा, मेरे जैसा, आपके जैसा, जिसको गेहुआ कलर बोलते हैं। ठीक है, जो गेहुआ कलर होता है, या फिर जो ब्लैक भी नहीं होता और जो व्हाइट भी नहीं होता, उसके बीच का कलर होगा। इंडिया में मोस्टली कॉमन आपको गेहुआ कलर देखने को मिलेगा, कलर लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये से बोलते हैं कलर्ड। एक तो प्रॉपर व्हाइट हो जाता है और एक प्रॉपर ब्लैक हो जाता है। उसके बाद जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा व्हाइट है ना, वो बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो उसको हम गेहुआ बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में, और उसी को इंग्लिश में अगर हमें कोई वर्ड यूज करना हो तो हम उसको कलर्ड बोल सकते हैं। ओके, तो इनके साथ में क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा इन्हें क्या फेस करना पड़ रहा था? डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे हम साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री लोकेटेड इन द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है? साउथ अफ्रीका सदर्न टिप, साउथ में है, और अफ्रीका के टिप के पास है। ठीक है, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। इट हैज रिच एंड डाइवर्स कल्चर। ये कल्चर में रिच है, और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। इट कंसिस्टेड टू द 3 मेजर ग्रुप्स, और वहां पे आपको 3 मेजर ग्रुप देखने को मिलेंगे पीपल्स के ग्रुप्स। व्हाइट्स मिलेंगे, ब्लैक्स मिलेंगे, एंड कलर्ड मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया व्हाइट्स कौन है। जो बिल्कुल गोरे हैं वो व्हाइट्स हैं, जो काले हैं वो ब्लैक हो गए, और जो ना ही काले हैं और ना ही व्हाइट है, जिनका कलर कुछ मिक्स आ जाता है, ये क्या होते हैं? आपके कलर्ड पीपल। तो अफ्रीका में आपको इस 3 कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और पूरा का पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन 3 कैटेगरी के ऊपर ही है। ठीक है, देयर वर वेरी लेस वाइट पीपल। अफ्रीका में क्या है? जो व्हाइट पीपल है वो वेरी लेस है, मतलब बहुत कम है व्हाइट पीपल। इन साउथ अफ्रीका दे वर अ माइनॉरिटी। व्हाइट पीपल माइनॉरिटी में है साउथ अफ्रीका में। देयर हाउएवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो वहां पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय अ माइनॉरिटी व्हाइट गवर्नमेंट दैट प्रैक्टिस्ड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये माइनॉरिटी ग्रुप है, कौन है माइनॉरिटी में? जो व्हाइट्स पीपल है ये माइनॉरिटी में है। व्हाइट्स पीपल माइनॉरिटी में है, और इन्हीं की वहां पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी किसकी बनी हुई है? माइनॉरिटी की बनी हुई है। मतलब ब्लैक्स के ऊपर जो व्हाइट्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो अपना शासन चला रहे हैं। ब्लैक उनके कंट्रोल में है और व्हाइट उन पर रूल कर रहे हैं। दैट प्रैक्टिस्ड पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है, व्हाइट्स ने क्या पॉलिसी निकाली है? डिस्क्रिमिनेशन की, कि ब्लैक्स के साथ भेदभाव किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग व्हाइट नहीं है। जो व्हाइट है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, और जो लोग ब्लैक है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड द ऑपरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेस पे उनके साथ क्या किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन, और उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर डोमिनेट किया जाएगा। दिस पॉलिसी वाज कॉल्ड अपार्थाइड, और इस पॉलिसी को ही क्या बोलते हैं? अपार्थाइड पॉलिसी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉलिसी समझ आ गई होगी कि अपार्थाइड क्या है। अपार्थाइड के अंदर क्या होता है? जो व्हाइट्स पीपल हैं वो ब्लैक्स पीपल के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उनके स्किन कलर की बेस की वजह से उनके साथ सिंपल लैंग्वेज में भेदभाव किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग काले थे, इसलिए उनके साथ क्या किया जा रहा था? उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो साउथ अफ्रीका ने काफी लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल किया, एंड फाइनली उन्होंने अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया था। तो इस उनका जो ये स्ट्रगल था, इसी स्ट्रगल को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। कैसा क्या स्ट्रगल था उनका? क्या उन्होंने ये व्हाइट्स को हमेशा के लिए हटा पाए अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका से, या फिर नहीं हटा पाए? क्या उन्हें रेसिकल जो इक्वालिटी थी वो मिली या फिर नहीं मिली?
क्या वो लोग ऐसे साथ में एक साथ मिल पाए या नहीं मिल पाए, इन सबको जानने के लिए तो हमें चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और जो ये व्हाइट्स थे इन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक रूल किया हुआ था, किसके ऊपर, जल्दी बताइए किसके ऊपर रूल किया हुआ था, इन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक रूल किया हुआ था ब्लैक पीपल के ऊपर। ओके, तो देखिए यहाँ मंडेला के कुछ कोट है। मंडेला का कोट क्या कहता है, फॉट अगेंस्ट व्हाइट एंड ब्लैक डोमिनेंट। उनके बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी ना, वो किस किस के बीच में थी, व्हाइट के बीच में और ब्लैक के बीच में लड़ाइयां थी। जो व्हाइट है वो ब्लैक के ऊपर डोमिनेंस कर रहा था। चेरिस डील ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, हार्मनी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, विलिंग टू डाई फॉर आइडियल्स। यहाँ जो लोग थे वो चाहते थे ब्लैक कि उनकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए और फ्री सोसाइटी बन जाए। ठीक है, फ्री सोसाइटी बन जाए मतलब ब्लैक्स को कहीं भी आने जाने की छूट नहीं थी। तो वो चाहते थे हम कहीं भी अपनी मर्जी से आए, कहीं भी अपनी मर्जी से जाए, उनके ऊपर किसी का भी रूल ना हो, कोई उनके ऊपर हार्मनी ना रखे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें, जैसे व्हाइट्स को मिलती है वैसे ही ब्लैक्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। विलिंग टू डाई फॉर आइडियल्स, वो अपने इसी आइडिया के लिए, अपने इसी आइडियल्स के लिए वो जी जान लगाते थे। चाहे तो वो ये कहते थे कि हमें मौत से डर नहीं लगता, ये आइडिया हमारी कंट्री में आना चाहिए, हमारी कंट्री के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग फ्री रहने चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें डेथ ही क्यों ना आ जाए, उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े, बट वो अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाकर ही रहेंगे। नेक्स्ट है ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट। Tried for treason by white South African government, sentenced to life imprisonment in 1964 post of apartheid regime। उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर ये कह लो जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी, व्हाइट की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको ऊपर टेरिसन का आरोप लगाया। टेरिसन, ट्राइड फॉर टेरिसन। टेरिसन के आरोप में क्या होता है, देशद्रोह का आरोप। जिसके ऊपर भी टेरिसन का आरोप लगाया जाता है तो उसको सिंपल सी चीज है, देशद्रोह का आरोप लगाए मतलब आपने देश के साथ कुछ धोखा किया है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलती है वो भी बहुत ही गंदी वाली पनिशमेंट मिलती है। आपको किसी ऐसी जेल में डाल दिया जाएगा जहां आप किसी से मिलजुल भी नहीं सकते, इवन किसी पर्सन को भी आप देख नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हुई थी 1964 में। नेल्सन मंडेला को भी इस जेल में डाल दिया गया था। अब आप कहोगे कि मैम नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये समझेंगे अभी हम नेल्सन मंडेला कौन थे। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ब्लैक पर्सन जिसने साउथ अफ्रीका में को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। आप एक मेन लीडर बोल सकते हो जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नेल्सन मंडेला का था, जिन्होंने अफ्रीका में फ्रीडम दिलाई थी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, रॉबर्ट आइलैंड spent 27 years in South Africa's most dreaded prison, endured harsh condition, remained committed to ideals। 27 years नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था। मोस्ट ड्रेड प्रिजन था, मतलब बहुत ही खराब जेल थी जिसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक ऐसी खूंखार सी जेल बोल सकते हो जहां आप किसी की परछाई तक नहीं देख सकते हो। एक इस टाइप की जेल थी जो कहां पर है, रॉबिन आइलैंड में है, जिसमें नेल्सन मंडेला को कितने साल रखा गया था, 27 ईयर्स तक वहां उनको बंद करके रखा गया था, जहां वो किसी पर्सन से मिल भी नहीं सकते, इवन किसी की शैडो को भी वो वहां पर नहीं देख सकते। एक ऐसी जेल के अंदर किसको रखा गया था, नेल्सन मंडेला को रखा गया था, जो कि बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उनको टेरिसन का आरोप और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैक थे और गवर्नमेंट किसकी थी वहां पर, गवर्नमेंट थी व्हाइट की, इसलिए उन पर ये सारे के सारे रूल्स लगाए थे। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वाज अ की फिगर इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला क्या थे, एक की फिगर थे, एक की थे, एक चाबी थे, जिन्होंने वहां ब्लैक्स पीपल्स के लिए जो फ्रीडम के रास्ते हैं उसको खोल दिए थे, ताकि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन मिले और वो लोग फ्रीडम के लिए फाइट करें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर था इन साउथ अफ्रीका। फाइट अगेंस्ट रेसिकल सेग्रीगेशन, देखो सेग्रीगेशन वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेशन। वहां व्हाइट्स को और ब्लैक्स को अलग कर दिया गया था, अलगाववाद। जहां लोगों को अलग कर दिया जाता है उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, सेपरेट करना।
तो यहाँ पर सेग्रीगेशन का जो वर्ड है इसको फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि ब्लैक्स को और व्हाइट्स को क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था, नोन एज अपार्थाइड, और इसे ही क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। ही वॉज जेल फॉर 28 ईयर्स, इनको जेल में रखा गया था 28 ईयर, 1964 से 1992 तक ये कहाँ थे, जेल के अंदर थे। कौन, नेल्सन मंडेला, फॉर हिज ओपोजिशन टू अपार्थाइड गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट में, अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी इन्होंने इसको उनको जेल में डाल दिया था। आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज हो गया, जब उनको मतलब जेल से छोड़ दिया गया, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और जेल से आने के बाद वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड थ्रू प्रोटेस्ट, जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और जो इंडियंस थे, ये लड़ाई कर रहे थे, वॉर कर रहे थे अपार्थाइड के अगेंस्ट में, प्रोटेस्ट करते थे, मार्च करते थे एंड स्ट्राइक करते थे। हड़ताल हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, रेवोल्यूशन करना, मार्च करना, ये सारी चीजें ये कर रहे थे। और उनके यहाँ पर एक उनकी पार्टी भी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। लेट द स्ट्रगल इंक्लूडेड वर्कर्स, इसमें वर्कर्स भी इंक्लूड थे, यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सपोर्टिव व्हाइट्स, जो व्हाइट सपोर्ट करते थे वो व्हाइट्स भी इसमें शामिल थे। देखो ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग बुरे होते हैं, कुछ ऐसे व्हाइट्स भी थे जो इन ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे, और वो किसके सपोर्ट में आ गए थे, वो ब्लैक्स के सपोर्ट में थे, वो भी प्रोटेस्ट में, मार्च में, स्ट्राइक में इनकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे थे, जिससे कि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है वो ना हो। नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो वो छोटे से ही उनके जो अंदर एक फ्रीडम की चाह थी वो आ गई थी, वो चाहते थे। उनको स्टार्टिंग में पता चला जब वो एक यंगर एज में आए, 17-18 साल की एज में आए, तब उनको पता चला कि हमारे पास तो फ्रीडम है ही नहीं, ना मेरे पास, ना मेरे ब्रदर, ना मेरी सिस्टर, ना मेरे फादर, ना मेरी मदर, हमारे कंट्री में जो मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी पर्सन हैं उनमें किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है, उनके सबके साथ तो भेदभाव किया जा रहा है। तब उनके अंदर एक फ्रीडम की जो चाह थी वो जाके उन्होंने कहा यहाँ मैं सबको फ्रीडम दिलाकर रहूंगा। तो यहाँ ये सारी चीजें हैं जिसमें उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। पहले ये था कि जो भी व्हाइट्स के अगेंस्ट खड़ा होता था उसको जेल में डाल देते थे और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था, तो जिसके डर से लोग अपने जो कदम थे उनको पीछे ले लेते थे। बट नेल्सन मंडेला ने ऐसा नहीं किया, काफी चीजें फेस करने के बाद एंड लास्ट ये हुआ कि वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि एक ब्लैक को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया हो, व्हाइट गवर्नमेंट ने हटकर। अब हटी है तो नॉर्मली तो नहीं हटी होगी, बहुत स्ट्रगल फेस करने के बाद में ये जो गवर्नमेंट थी ये हटी थी। ठीक है, द साउथ अफ्रीकन पीपल ऑफ ऑल कलर्स स्टूड अगेंस्ट द अपार्थाइड लॉ सेट बाय द व्हाइट्स माइनॉरिटी। साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग थे, जो कलर्ड लोग थे, वो सारे के सारे अगेंस्ट में खड़े हो गए, जो व्हाइट माइनॉरिटी थे कि उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। किस चीज के लिए, अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट में, कि हमें हमारे राइट्स चाहिए, जो हमारे राइट्स है, जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये जो व्हाइट्स थे, ये व्हाइट्स कौन थे, व्हाइट्स जो थे ये ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर भी रूल किया था और इन्हीं ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पर भी रूल कर रखा था। तो ये लोग वहां पर अपना डोमिनेशन, कंट्री ब्लैक्स की थी बट वहां पर रूल्स माइनॉरिटी व्हाइट्स का था, वो जैसे चाहते उस कंट्री को अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। बाय द 1980s this law began to taken part leading to चेंज। 1980 से कुछ ऐसे लॉ सामने आने लगे, मतलब स्टार्टिंग हुई चेंजेस की। 1980 से चेंजेस की स्टार्टिंग हुई, उनके जो लॉ थे उसके आगे फिर अदर डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे वो बनने लगे थे। इन 1994 साउथ अफ्रीका हैड इट्स फर्स्ट इलेक्शन। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार इलेक्शन हुए थे, वेयर एवरीवन कुड वोट रिगार्डलेस टू रेस। और उस इलेक्शन में सभी लोगों ने वोट दिया था रेस को साइड करके। ठीक है, रेसिकल जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उस डिस्क्रिमिनेशन को साइड में रखकर वहां पर जितने भी लोग थे उन सब ने क्या करा था, उन सभी लोगों ने वहां पर वोट दिया था। और उस वोट में ये देखा गया था
कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसका ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। तो उसमें व्हाइट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और ब्लैक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने कहा ना, ये डिस्क्रिमिनेशन से हटकर इलेक्शन था, मतलब इस इलेक्शन में सारे ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, चाहे वो ब्लैक हो या फिर वो व्हाइट हो। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फोकस्ड ऑन हीलिंग फ्रॉम पास्ट स्ट्रगल्स एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस्ड किया जा रहा था कि जो उन्होंने पीछे अपना स्ट्रगल फेस किया है, पास्ट स्ट्रगल जो उन्होंने फेस किया है वो उनके सामने ना आए। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, वो उनके साथ साथ चल रहा था कि हमें कैसे नहीं करनी है चीजें, जो चीज हम पहले फेस कर चुके थे हैं, हम आगे उसको वैसा दोबारा नहीं चाहते हैं। इट सेट आउट द मेक साउथ अफ्रीका अ प्लेस टू फेयरनेस, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे, नया कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में प्लेस ऑफ फेयरनेस हो, सभी के लिए जगह हो, फ्रीडम हो लोगों के पास में, और रिस्पेक्ट हो सबके लिए, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued oppressive rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। अब यहाँ पर क्या था, देखिए जब whites का रूल था तो whites ने क्या करा था, thousands of people को टॉर्चर किया था, उनको जान से मार दिया था, जो कि दिखने में ब्लैक थे और कलर थे, उनको जान से मार दिया था, बहुतों को बहुतों के साथ टॉर्चर किया था, बहुत सारी चीजें करी थी। क्यों? क्योंकि उनको वो जो ब्लैक्स थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ब्लैक्स उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था उनके साथ, ब्लैक उनको पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया था और उनको मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर किया जाता था। इवन उन्होंने ये कहा था कि इनके स्कूल्स भी अलग है, ना इनको जॉब दी जाएगी, ना इनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना कॉलेज में मिलेगा, ना ही इनको जॉब मिलेगी। ये सारी चीजों की डिमांड कौन कर रहा था? इन सारी चीजों की डिमांड करी थी व्हाइट्स ने कि ब्लैक्स के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्होंने अपनी और उनकी सोसाइटी को भी डिवाइड कर रखा था। जो ब्लैक्स पीपल थे वो व्हाइट्स की सोसाइटी में भी एंटर नहीं हो सकते थे, वहां पर वो बाहर बोर्ड टांग के रखते थे कि ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस टाइप से वो बोर्ड लगा कर रखते थे। तो बहुत ज्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन किया, मार्च किए, स्ट्राइक करी, उसके और उनके बाद एक बहुत ही ग्रेट लीडर आए उनके साथ, जिनको गांधी से कंपेयर किया जाता है, जो कि हमारे नेल्सन मंडेला थे। इन्होंने 28 ईयर्स के करीब इन्होंने ये जेल में रहे, जो जेल कहाँ थी, रॉबिन आइलैंड के पास में थी ये जेल, और ये जेल बहुत ही डेड जेल थी, डेड मतलब बहुत ही खूंखार टाइप की जेल थी। उस जेल में इनको कितने टाइम रखा गया, 28 ईयर के करीब इनको वहां पर रखा गया। तो मतलब इन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पर स्पेंड कर दिया, उस जेल के अंदर स्पेंड कर दिया। और वहां पर इन पर हमेशा निगाहें रखी जाती थी कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, बट इनके अच्छे बिहेव की वजह से इनको बाद में वहां से छोड़ दिया गया था। और जब जेल से बाहर निकल कर आए तो ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। जो लोग उन्हें एज अ ब्लैक पर्सन पसंद नहीं करते थे, मार के भगाते थे, इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद वही लोग इनको सैल्यूट कर रहे थे। ठीक है, ये इनका एक क्या था, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, किसके बेस पे, कलर के बेस पे। ठीक है, द मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलो, ऑल पीपल वर क्लासिफाइड एंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ऑल पीपल वर क्लासिफाइड, वहां सारे लोगों को क्लासिफाइड किया गया था, किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया था, और सेपरेट किया गया था बेसिस ऑफ रेस। रेस में, रेस का मतलब होता है नस्ल, उनकी नस्ल, उनकी स्किन कलर के बेस पर उन सबको वहां पर क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था, अलग किया गया था। ईच ग्रुप हैड टू लिव इन अ सेपरेट एरिया, हर एक ग्रुप के लिए सेपरेट सेपरेट एरिया बना रखा था। लाइक यहाँ पर ब्लैक रहेंगे, यहाँ व्हाइट्स रहेंगे, और यहाँ पर कलर्ड पीपल रहेंगे।
तो ये ब्लैक्स आपस में ये दोनों एक दूसरे के यहाँ जा सकते थे, बट ना ही ये व्हाइट्स यहाँ आ सकते थे, ब्लैक व्हाइट्स के एरिया में नहीं जा सकते थे। सबके लिए क्या था, सब लोगों के लिए वहां पर जो ग्रुप थे उनको डिवाइड करके रखा हुआ था। अगर ब्लैक्स को कभी व्हाइट्स के, अब देखिए एक चीज है, अब व्हाइट्स तो ग्रेट है, महान है, तो वो तो कोई काम करेंगे नहीं, तो सारे काम उनके यहाँ पर कौन करते थे, ब्लैक करते थे। अब ब्लैक को जब सारे काम करेंगे तो उनको उनके एरिया में जाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए उनको एक कार्ड दिया जाता था, तो उस कार्ड को देखने के बाद उनको व्हाइट्स के एरिया में एंट्री मिलती थी। ये कार्ड आप दिखाओ, बताओ कि आपको क्या काम है, उसके बाद आप उस व्हाइट्स के एरिया में जा सकते थे। अगर आप बिना उस कार्ड के चले गए तो आपको पनिशमेंट दी जाती और वहां से भगा दिया जाता था। तो मतलब वहां पर ये जो ब्लैक्स थे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। ईच ग्रुप हैड टू लिव इन अ सेपरेट एरिया, हर एक ग्रुप अपने सेपरेट एरिया में रहता था। देयर वर सेपरेट स्कूल्स, उनके सेपरेट स्कूल्स भी थे, जो ये थे वाइट्स के स्कूल में स्टडी नहीं कर सकते थे। एंड यूनिवर्सिटी भी इनकी अलग थी, सेपरेट शॉपिंग के लिए भी ये सेपरेटली इनके लिए जगह थी, शॉपिंग सेंटर्स बने थे। एंड सेपरेट कोचेस इन ट्रेन्स, ट्रेन में भी जो इनके कोच थे वो अलग अलग बने थे, मतलब व्हाइट्स और ब्लैक्स एक साथ ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकते थे। ओके, मैरिज बिटवीन पर्सन्स बिलोंगिंग टू टू रेस वाज क्रिमिनल ऑफेंस। अगर वहां पे एक व्हाइट ने और एक ब्लैक ने शादी कर ली तो भी क्या था, तो भी ये एक क्राइम होता था, फिर उसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। मतलब ब्लैक है तो ब्लैक से ही शादी करेगी, व्हाइट है तो वो व्हाइट से ही शादी करेगी, कलर्ड है तो वो कलर से ही शादी करेगी। तो मतलब कोई ब्लैक व्हाइट से शादी नहीं कर सकता था। अगर ऐसा कोई करता भी था तो उसको क्रिमिनल माना जाता था, उसको एक क्रिमिनल बोला जाता था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद में उनको क्या करा जाता था, उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया जाता था और उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी। देयर वॉज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको रिस्ट्रिक्शन थी पूरी तरीके से कि वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। ये मान लो इतना एरिया ब्लैक्स का है तो ब्लैक सिर्फ अपने इसी एरिया में मूव करेंगे, वो अपने एरिया से किसी बाहर दूसरे एरिया में अगर घूमते हुए पकड़े गए तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था। तो जो एरिया उनके लिए अवेलेबल कर रखा है वो उसी एरिया में ही मूव कर सकते थे। नॉन वाइट हैड नो वोट्स, और जो वाइट नहीं है उनके लिए कोई वोट नहीं था। वोट भी कौन करेगा, जो सिर्फ वाइट है, नॉन वाइट्स को वोट नहीं डाल सकते थे, उनके पास ये राइट नहीं था। दे हैड नो से इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, उस पूरी कंट्री में ब्लैक्स के लिए कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, वो व्हाइट्स की थी। तो वो गवर्नमेंट किसके लिए काम करती थी, व्हाइट्स के लिए काम करती थी। इन शॉर्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डिनाइड ह्यूमन राइट्स एंड रेंडर्ड द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका among the most oppressive regime in this world in the 20th century। इन शॉर्ट में अगर कहें तो ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड, इसको डिनाई किया गया ह्यूमन राइट्स में थी, एंड रेंडर्ड द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अमंग द मोस्ट ऑपरेसिव रिज्मी, ये बहुत ही मोस्ट ऑपरेसिव रिज्मी थे, मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 20th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि उनको स्किन के बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। स्किन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब ये है कि आप उनके ह्यूमन राइट्स को हार्श कर रहे हो, क्योंकि स्किन कलर एक ऐसा कलर है जो ह्यूमंस को अपने आप नहीं मिलता, सॉरी अपने आप मिलता है, वो बनाते नहीं है। और स्किन के बेस पर किसी के साथ भेदभाव करना वेरी बैड। और वहां पर जो व्हाइट थे वो स्किन के बेस पर ही उनके साथ क्या कर रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। ओके तो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। स्कूल्स अलग थे उनके, कॉलेजेस अलग थे, किसी भी जगह में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, इवन मैरिज भी नहीं कर सकते थे वो, इवन उनको घर में ही बंद रखा जाता था, बाहर भी जा रहे काम से व्हाइट्स के एरिया में उनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो ये सारा क्या था, ये स्किन बेस पे ही तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो देखो जब ये इतनी सारी इन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो ये अब नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा चाहेंगे कि हमारे लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जो हमें इन सारी चीजों से
अलग करे, फ्रीडम दिलाए हमें, हमारे साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जाए, इन सारी चीजों की वो डिमांड कर रहे थे। ओके, इन सारी चीजों की वो डिमांड कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओके।